नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आस्तिक कुमार मंडल जी के साथ जुड़ चुके हैं I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से। तो एक्चुअली आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं RRB NTPC CBT 1 रिज़ल्ट रिवाइज रिज़ल्ट के ऊपर, क्योंकि पता है जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की भी अपने कंसर्न है, अपनी मजबूरियाँ हैं। तो सारी चर्चाओं को डिटेल से करेंगे, विस्तारपूर्वक करेंगे। सबसे पहले उमंग स्टडी परिवार की तरफ से कीमती समय देने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, यहाँ तक कि इंडिया में होने वाले 400 से भी ज़्यादा एग्जाम्स का आप लोग 30,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपने देखा होगा हम लोगों ने I1 डिजिटल जोन से RRB NTPC CBT 1 का एग्जामिनेशन रिव्यू किया था। सातों शिफ्ट का सभी स्टूडेंट्स ने कहा था कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो मॉक टेस्ट के ऊपर इनके साथ भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स को। मेरा नाम आस्तिक कुमार मंडल है और मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था जनरल कंपटीशन का, जिसमें मॉक टेस्ट, जैसे कि सर बताएं हैं कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हमने टेक्स्ट बुक का 2 साल से लगातार मॉक टेस्ट लगाए हैं और जिसमें स्कोर मतलब बूस्टअप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी मॉक टेस्ट ही है। कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा तो फिर आपको उसका पता नहीं चलेगा कि कैसा हो रहा है। एग्ज़ाम में हमेशा क्या होता है कि आदमी तैयारी करता है लेकिन उसको जानकारी नहीं हो पाता कि अगला कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो मॉक टेस्ट से इससे सहायता मिलता है कोई भी एग्ज़ाम का। वही सब। तो आप मुझे ये बताइए, RRB NTPC में आपका बोर्ड कौन सा है? मेरा चेन्नई बोर्ड है सर। चेन्नई बोर्ड है। और आपका CBT 1 में रॉ मार्क्स कितना है? मेरा चेन्नई बोर्ड में CBT 1 में रॉ मार्क्स 74 है। हाँ जी। और नॉर्मलाइज मार्क्स होके 87 हुआ है। अच्छा जी। तो आपका जब आंसर की आया था तो उस समय आपने अपना मैच किया होगा। जी जी। तो उस समय आपका स्कोर कितना आ रहा था? उस टाइम वही 72 73 ही आ रहा था एग्जैक्ट। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर 1-2 क्वेश्चन में क्या किया है उसको इग्नोर किया गया जिससे कि एक नंबर इंक्रीज हुआ है, बाकी तो 72 ही था मेरा। अच्छा। तो उस समय जब आपका 72 आ रहा था तो आप मतलब क्या आपके अंदर भावनाएं थी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, या फिर बीच में संशय में थे होगा या नहीं होगा? जिस टाइम हमने आंसर की मिलाया उसके बाद मुझे अंदर से पता था कि 70 प्लस आ रहा है रो मार्क्स, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। जिस दिन आंसर की मिलाया था उसी दिन से मैं कंफर्म था, उसी दिन से मैं फिर से CBT 2 का तैयारी में लग गया था। तो कोई डाउट नहीं था। गांव में भी और भी लड़के दिए थे, सभी कह रहे थे कि नहीं 70 प्लस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी से और नॉर्मलाइजेशन से क्या उम्मीद थी? ऐसा लग रहा था कि 74 से बढ़ करके 89 चला जाएगा, या फिर मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या रियली में मिला? एक्सपेक्टेशन का बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल पेपर था हमारा। तो हमें लग रहा था कि 10 या 12 नंबर इंक्रीज होंगे, जैसा कि हुआ है। 74 से आपका 89 मतलब उसी तरह का लगभग में 15 नंबर लगभग बढ़ा, 15 नंबर बढ़ा है सब। तो 70 प्लस मतलब सेफ स्कोर था। नॉर्मलाइज होने के बाद 80 चाहिए, 80 प्लस। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे है तो 12th पे तो 80 नंबर पे हमारा, जैसे साथ में दोस्त है 12th बोर्ड से डाला है, तो उसमें 80 प्लस होके भी नहीं हुआ है बच्चों का। तो इस बार उम्मीद करते हैं रेलवे बोर्ड से कि इस बार जो फिर से जो रिवाइज रिजल्ट हो उसमें हो जाए और भी सारे बच्चे को मौका मिले इससे। तो आप अपने रिजल्ट से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, हम रिजल्ट से तो संतुष्ट है। जैसा कि बोर्ड में उसमें कोई गलत नहीं था, लेकिन हाँ जहाँ तक है बच्चों का बात, जो रिजल्ट का बात था कि 57 टाइम्स देंगे, यानी कि 7.5 लाख, तो उतना दिए नहीं है कि हर स्टूडेंट, जैसे मेरा ही है कि 5 अलग अलग कैटेगरी में सभी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो वो किसी और लड़का का भी हो सकता था। इसी से कहेंगे कि रिवाइज रिजल्ट तो ज़रूरी है ही। आप इकलौते ऐसे स्टूडेंट दिख रहे हैं जो कि इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और 5 लेवल में सिलेक्शन होने के बावजूद आप मजबूती से उन सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हैं जिन स्टूडेंट्स का किसी कारण से मतलब कि सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये चीज़, हाँ, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर सर देखिए, जो भी है हमारा तो हो गया है, नंबर अच्छे आए थे, लेकिन जो लड़का एकदम लास्ट स्टेज पे है, पहुँचे हुए हैं, 80 प्लस लड़का का नहीं हुआ है, उनको कहीं ना कहीं इस बात का कमी खल रहा है कि इतना में तो हो जाना चाहिए था। हालांकि वो उससे कम नंबर पे जो ग्रेजुएशन वाला लड़का है उनका हो गया, लेकिन जो 12th वाला है उनका नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को देखना चाहिए कि हाँ जो भी है नॉर्मलाइज करके अच्छा से फिर से रिजल्ट रिवाइज करके पूरी तरह से संतुष्ट हो। तो इसके अलावा और किसी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाया अभी तक? जी, इससे पहले मेरा 12th में 2018 में जो LP था उसमें भी मेरा साइको तक हो गया था, लेकिन उस टाइम मैं जॉब कर रहा था तो प्रिपरेशन अच्छा से नहीं कर पाया, जिसके वजह से मेरा वो छूट गया। उसके बाद जो पेंडेमिक आया तो फिर लॉकडाउन में घर आ गए, उसके बाद तो फिर तैयारी करने लगे। घर में बोला प्राइवेट जॉब में उतना आपका फ्यूचर उतना ये नहीं है, तो फिर मेरे पूरी तरीके से तैयारी में लग गया
और उसके बाद भी आपके पास रिजल्ट है सामने, क्योंकि कोई भी चीज़ एग्ज़ाम का है तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, डेडिकेशन focus और होना चाहिए। कमिटमेंट। हाँ, कमिटमेंट होना चाहिए। अब एक साथ अगर बोलिएगा कि जॉब का प्रिपरेशन भी करेंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं, जॉब भी करेंगे प्राइवेट में और तैयारी भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। बैलेंस मेंटेन करने में थोड़ा मुश्किल होगा। टाइम मैनेजमेंट को लेके भी दिक्कत होती थी, वहाँ पे मैं तैयारी उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा था जो अभी एग्जैक्ट मैं देता हूँ टाइम अपने फोकस के लिए। ALP 2018 के CBT 1 में आपका रॉ मार्क्स कितना था? अब सर उतना याद नहीं, लेकिन 40 प्लस ही थे, लेकिन मतलब तीनों स्टेज जो था वो क्लियर हो गया था। और आपका जो साइको टेस्ट हुआ था वो 5 इंडिविजुअल में ही सेलेक्ट किया जा रहा था, 5 में इंडिविजुअल, जिसमें मेरा 3 में हो चुका था, बस 2 में नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं तैयारी नहीं हो पाया था, मैंने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेस या फिर कहीं भी तैयारी नहीं की अच्छा से साइको के लिए। ALP 2018 का भी आपने एग्ज़ाम दिया और आपने NTPC 2021 भी दिया। तो बेसिकली रेलवे का जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल कहिए या फिर जो तरीका कहिए या फिर जो मेथड कहिए, उसमें आपने क्या सिमिलैरिटीज़ देखी और क्या डिफरेंसेस दिखे? देखिए, रेलवे में तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। आप देखिएगा दूसरा एग्जाम, जैसे अभी ICAR जो हम लोग अभी एग्जाम दे के निकले हैं, इसमें क्या है कि एक्सपेक्टेशन कुछ और ही था। टेक्स्ट बुक से जैसे हमने टेस्ट लगाए थे चाहे प्रीवियस ईयर, उससे बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे आज। लेकिन जो रेलवे के हैं वो कहीं ना कहीं मतलब मैच हो जाते हैं पूरी तरह से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हमेशा होगा ही, क्वेश्चन इतने सारे स्टूडेंट हैं तो लेवल मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। पर जो एक्सपेक्टेशन आज के एग्ज़ाम में थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी लग रहा है। तो आपने RRB NTPC का जो CBT 1 दिया, उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। हाँ, तो उसमें आपके स्कोर कितने आ रहे थे और रियल एग्जाम में आपका स्कोर कितना रहा? RRB NTPC का बात करें तो उसमें भी मेरे 70 प्लस ही आ रहे थे हर मॉक टेस्ट में। 70 प्लस थे, तो वहाँ भी जब देने की एग्ज़ाम तो लगभग मतलब जो टेक्स्ट बुक था उसी से मिलता जुलता था रेलवे के एग्ज़ाम में, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मॉक टेस्ट से तो फ़ायदा है ही, ये सबको पता है। जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं बच्चे, उनको ये बिल्कुल पता है कि मॉक टेस्ट से बिल्कुल कहीं ना कहीं फ़ायदा है ही। और आज के एग्ज़ाम में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोरी लगा कि मॉक टेस्ट से थोड़ा बहुत मतलब जैसे एग्ज़ाम उसमें सेट हुआ था वो एग्जैक्ट मिला नहीं। हालांकि सोशल साइंस का चैप्टर वो सब ईजी रखा गया था, मैथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल 10th लेवल से ऊँचा ही क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ वैकेंसी भी बहुत कम है और लड़के भी शायद 20 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत। तो आप मुझे ये बताइए कि ICR में आपने कितना अटेम्प्ट किया आज? ICR में तो आज 89 किया है अटेम्प्ट। 89 जी। एक्यूरेसी परसेंट? एक्यूरेसी 70 प्लस होगा, 70%। 70% से ज़्यादा आंसर आपके सही हो गए। 70%। अच्छा। हाँ, आपने ग्रुप D 2019 में फॉर्म फिलअप किया है? हाँ, उसमें भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो उसके एग्ज़ाम में बैठेंगे? बिल्कुल। अच्छा, तो ग्रुप D के बारे में आपने 2018 भी दिया, 2021 भी दिया, 2018 और 2022 भी देंगे आप जी। ग्रुप D में। जी। तो क्या लगता है कि ग्रुप D में क्या पैटर्न पे रेलवे क्वेश्चंस पूछेगा, या फिर NTPC के मुकाबले क्या सिमिलैरिटीज रहने की संभावना है, या फिर क्या डिफरेंसेस रहने की संभावना है देखिए ग्रुप D के एग्ज़ाम में? हाँ सर, तो ग्रुप D में क्या है कि जो NTPC से थोड़ा सा उसमें अलग होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि साइंस का पोर्शन ज़्यादा है। NTPC में वैसा साइंस का इंडिविजुअल था नहीं, उसी में सारा कुछ मिक्स था, लेकिन इसमें अलग से दिया गया 25 क्वेश्चन साइंस के लिए, तो उसमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। और साइंस का ग्रुप D का पता ही है, 2018 में भी मैंने दिया था एग्ज़ाम, तो उस टाइम क्या हुआ था कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे और भी मतलब बहुत सारा बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन थे। लेकिन क्या है कि उसको मतलब थ्योरी पढ़ने का ज़रूरत है। साइंस के लिए थ्योरी जब तक नहीं होगा आपका मजबूत, तब तक साइंस में आपका कमांड नहीं बन पाएगा। सिर्फ MCQ करने से ज़्यादा हद तक सहायता नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बेसिक क्लियर करना ही पड़ेगा थ्योरी। तो अभी आप RRB NTPC CBT 2 के लिए भी मॉक्स लगा रहे हैं जी। कितना स्कोर आ रहा है अभी आपका? उसमें 100 प्लस है सर अभी। तो एवरेज आपका कितना हो जा रहा है? मतलब सारे टेस्ट को मिला करके फ्लक्चुएशन होता रहता होगा, फ्लक्चुएशन तो होता है। एवरेज आपका कितना रहता है? एवरेज 95 प्लस है सर। 95 प्लस? जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अभी आपका जो मेन फोकस है वो कौन सा एग्जाम आपका मेन फोकस अभी है? सर मेन फोकस तो मेरा CBT 2 के लिए ही NTPC का। CBT 2 के लिए? जी। तो क्या स्ट्रेटजी लेकर के चल रहे हैं CBT 2 के लिए? CBT 2 में मैं सर डेली मॉक टेस्ट लगाता हूँ उसके लिए। उसके बाद जो भी है प्रिपरेशन में जो भी थ्योरी पोर्शन है जिसको छूट किया है, चाहे फिर रिवीजन का जरूरत है, रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। हम कोई भी चीज़ बोल देंगे तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ पढ़ा हुआ है वो भूल सकते हैं, लेकिन जब रिवीजन रहेगा, बार बार रिवीजन होगा, वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नो डाउट रिवीजन इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है? रिवीजन सर जैसे क्लासेस भी बहुत सारे हो रहे हैं और अपना थ्योरी जो भी शॉर्ट नोट्स है उनको रिवीजन करते रहना है। फॉर्मूला जो हो गया मैथ का उनको रिवीजन करते रहना है, उसको प्रैक्टिस करते रहना है। विदाउट प्रैक्टिस तो होगा नहीं, मैथ के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है।
और मॉक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट पे तो कोई डाउट है ही नहीं, मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। हर बच्चा को जो भी तैयारी कर रहा है उसे कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए। जैसे कि आपने जो भी चीज़ें बताएं करते तो सभी स्टूडेंट्स हैं, हाँ सर। लेकिन चीज़ें मेमोराइज नहीं रहती है और एग्जाम में डिलीवर नहीं हो पाता है। वहाँ प्रेशर हो जाता है थोड़ा बहुत बच्चों का कि कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा, पहले से ही प्रेशर में रहते हैं बच्चे। उसके बाद वहाँ जाके थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन कोई रुक जाए या फिर छूट जाए या फिर बन नहीं रहा है, उस पर टाइम ज़्यादा देने के बजाय आप नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच कर सकते हैं। तो इस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं? इस प्रेशर को सर वही बात है कि मतलब जो बन रहा है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं सारा क्वेश्चन, अगर उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में देखते हैं जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उस पर टाइम। कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि अगर क्वेश्चन को आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो उसके हद से भी आपका क्वेश्चन छूट जाता है। वहीं पर अगर आप दोबारा रिटर्न आते हैं उस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन छोटा ही होता है, सिंपल ही होता है, कहीं ना कहीं आप पढ़ने में थोड़ा सा हड़बड़ी के चक्कर में आपका छूट जाता है क्वेश्चन। इसीलिए आप रिविज़न से दोबारा अगर दीजिएगा वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, आपको भी बहुत बहुत